प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो आंसर होगा 11 मई को। तो याद रखना, नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है। तो ये दिन प्रौद्योगिकी उद्योग में शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। पहली बार इसे 1999 में मनाया गया था। अब आप सोचो 11 मई को ही क्यों मनाते हैं। तो 11 मई 1998 1998 को जो भारत है ये परमाणु हथियारों का परीक्षण करने वाला छठवां देश बन गया था दुनिया का। इसीलिए हमने 11 मई को ये दिन डिसाइड किया मनाने के लिए। और वैसे इसी दिन यानी कि 11 मई 1998 को भारत ने अपने पहले स्वदेशी विमान हंस 3 का भी परीक्षण किया था, जिसने बेंगलुरु में उड़ान भरी थी। और उसी दिन सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया था। तो इतनी सारी चीजें हुई थी उस दिन। अच्छा, आपको पता तो होगा पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। 1974 में, या पूरा डेट के साथ बताऊं तो 18 मई 1974 में। और उसका नाम क्या था, निकनेम क्या दिया, कोड नेम क्या दिया, स्माइलिंग बुद्धा। कहां पे हुआ था, राजस्थान के पोखरण में। और दूसरा वाला ये अभी 11 मई 1998 को ही हमने पढ़ा, और उसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। अच्छा, ये जो दिन हमने मनाया नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसकी थीम भी है। थीम क्या है, स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग योर माइंड्स टू इनोवेट। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 12 मई को। तो ये जो दिन है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को मनाया जाता है, जिन्हें लेडी विद लैंप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं उन्हें लेडी विद लैंप, उनकी फोटो भी आपने देखी है। क्योंकि युद्ध में बीमार और जो घायल सैनिक थे उनकी रात को वो लालटेन हाथ में लेकर के मरहम पट्टी किया करती थी, उनकी सेवा किया करती थी, इसीलिए उनको लेडी विद लैंप भी कहते हैं। और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक कौन है अगर पूछा जाए तो भी आंसर यही होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो उन्हीं की जयंती को हम ये अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है, अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 13 मई को। इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और इस दिन की खास बात क्या है, ये साल में 2 बार मनाया जाता है। तो ये जो दिन है ये प्रवासी पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा देने और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाते हैं। कब कब मनाते हैं, साल में 2 बार, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। तो इस बार यानी कि 2023 में हम इसे एक तो 13 मई को और 14 अक्टूबर को मना रहे हैं, ये याद रखना। और इस बार की थीम क्या है, वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड। अच्छा, इसी तरह से विश्व गौरैया दिवस भी होता है, वर्ल्ड स्पैरो डे, वो 20 मार्च को होता है। चलिए फिर बताइए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे ये किस दिन मनाया जाएगा। ये नया डे है, तो आंसर होगा इसका तो 23 जून को। तो अभी भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की है कि भारतीय फुटबॉलर प्रदीप कुमार बनर्जी की जयंती को यानी कि 23 जून को AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे के रूप में मनाया जाएगा। तो ऐसा क्यों, तो भारतीय फुटबॉल में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विशेष रूप से 1962 के एशियाई खेलों में राष्ट्रीय टीम को एक ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनको सम्मान कह दो या उनकी श्रद्धांजलि के रूप में हम ये दिन उनकी जयंती के रूप में मना रहे हैं। कौन सा दिन, 23 जून को याद रखना, AIFF ग्रास रूट डे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1937 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया। 12 मई को। हर साल 12 मई को इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। उद्देश्य क्या है इसे मनाने का, पौधों के स्वास्थ्य और इसके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए पौधे आवश्यक हैं, वही तो हमें भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, आश्रय देते हैं, पर्यावरण को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थीम क्या है, प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ध्यान रखना ये। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना ये कहां पे शुरू की जाएगी। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो भारत की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है।
ये सर्विस जेवर एयरपोर्ट को फिल्म सिटी सेक्टर 21 से जोड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा नोएडा में। लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी होगी तो 12 से लेकर 14 किलोमीटर तक की ये लंबी होगी, जिसमें टोटल 12 स्टॉपेज होंगे। पॉड टैक्सी क्या होती है, आपने विदेशों में देखा होगा, मूवीज वगैरह में कहीं पे। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होता है जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। यह आमतौर पर रॉड से बनाए स्टील फ्रेम पर चलाई जाती है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान का संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी? तो आंसर होगा विस्तारा एयरलाइन। तो अभी विस्तारा एयरलाइन ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करके उड़ान भरी है। कहां से कहां? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक। और कमर्शियल फ्लाइट में ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। अच्छा, विस्तारा एयरलाइन ये किसका जॉइंट वेंचर है? तो टाटा ग्रुप और सिंगापुर का। सस्टेनेबल फ्यूल से क्या समझते हैं आप? मतलब एक ऐसा फ्यूल, एक ऐसा ईंधन जो नेचर फ्रेंडली हो, यानी कि पर्यावरण को कम नुकसान करता हो, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करता हो। और अभी जो इसमें फ्यूल यूज हुआ है वो मिक्स्ड फ्यूल है, जिसमें 83% तो जो जेट फ्यूल जिसका उपयोग होता ही है वो है, और 17% ये सस्टेनेबल फ्यूल है। इन दोनों को मिलाकर के उड़ाया गया। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सुनना, एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछूंगा। पहला तरीका सुनो। प्रश्न आता है कि मिश्रित ईंधन का यूज करके उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन कौन सी थी? तो फिर आंसर करना स्पाइस जेट। 2018 में हुआ था ऐसा, दिल्ली और देहरादून के बीच में चली थी ये। और उस मिश्रित ईंधन में किस किस का इस्तेमाल हुआ था? जेट फ्यूल का और एक बायोजेट ईंधन का। इसी प्रश्न को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि जेट्रोफा फसल से बने बायोजेट का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो भी आंसर वही होगा, स्पाइस जेट। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है। और अभी इसी की तर्ज पर केरल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है, और इसे जारी करने वाला ये पहला राज्य भी बन गया है। इसका भी उद्देश्य यही होगा, ये केरल राज्य में जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे उनकी रैंकिंग की जाएगी। इसमें भाई राज्य का है तो राज्य के इंस्टीट्यूट्स आएंगे, वो देश लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है तो देश के इंस्टीट्यूट्स आते हैं उसकी रैंकिंग में। चलिए फिर बताइए, हाल ही में राइट टू वॉक पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पंजाब। देखो, पंजाब में जो पैदल चलने वाले लोग हैं और जो साइकिल पे चलने वाले लोग हैं उनकी मौतों में लगातार वृद्धि देखी गई है। तो अब पंजाब सरकार ने लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार दिया है, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो पंजाब ने ये निर्णय क्यों लिया? तो जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई उसके बाद राज्य सरकार ने इसे लागू करने का फैसला लिया कि राज्य में रहने वाले लोगों को चलने का अधिकार दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन और आंसर की फॉर्मेट में तो आप समझ गए। अगर एग्जाम में आएगा कि राइट टू वॉक पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो आप कह दोगे पंजाब। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब सड़कों पर साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे जहां पे साइकिल ही साइकिल चलेगी, और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे। जहां पे फुटपाथ नहीं है वहां पे फुटपाथ बनेंगे, और जहां पे फुटपाथ बने हुए हैं वहां पे एक्चुअली में क्या है, जो दुकान वाले लोग होते हैं या बहुत से लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो उसको खाली कराया जाएगा कि भैया चलने वालों के लिए फुटपाथ तो रहने दो। तो इसका यह मतलब हो गया। लेकिन इसी से संबंधित एक प्रश्न आपको और याद आ रहा होगा, राइट टू हेल्थ और राइट टू साइट पॉलिसी को अभी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो फिर उत्तर करना राजस्थान बना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? तो आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये उत्तर प्रदेश में है, और ये पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है देश का जहां पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज होगा। मतलब क्या हो गया? मतलब जब पैसेंजर यानी कि जो यात्री हैं जिनके प्लेन वगैरह लेट हो गए हैं, जिनकी फ्लाइट डिले हो गई है, तो ये यहाँ रीडिंग लाउंज में आकर के बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह सब मिल जाएगी, बुक्स होंगी या खुद की बुक्स हो तो उनको पढ़ो आराम से। और इसी तरह से हमने कहा ये भारत का पहला हवाई अड्डा मिल गया जहाँ पर रीडिंग लाउंज होगा।
और उत्तर प्रदेश में कहां पर है ये लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट? वाराणसी में। चलिए फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ ने वर्ष 2027 में मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के लिए किस देश को होस्ट के लिए चुना है? तो आंसर होगा कतर। तो याद रखना सिंपल सा, मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो 2027 में होंगे, कहां पे होंगे? कतर में होंगे। ये इसका 20वां संस्करण होगा। अच्छा, इसका 19वां संस्करण तो 2023 में होना है। कहां पे? 3 देशों में होगा, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस में। ये 25 अगस्त को शुरू होगा जो 10 सितंबर 2023 तक चलेगा, ये ध्यान रखना। पहले हम बात करते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल दे बास्केटबॉल अमेच्योर की। स्थापना होती 1932 में और हेडक्वार्टर इसका मीज स्विट्जरलैंड में है। चलिए फिर बताइए, कौन सा देश एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा इसका साउथ कोरिया। तो बात कर रहे हैं एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की। ये होंगे बुसान, साउथ कोरिया में। कब से कब तक? 27 जून से 30 जून तक। याद रखना ये, क्योंकि आखिरी बार ये चैंपियनशिप 2017 में हुई थी। अच्छा, पहले तो साउथ कोरिया से बात कर लें। अभी हमने पढ़ा था साउथ कोरिया में ही एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने टोटल 3 सिल्वर मेडल जीते थे। जेरेमी लाल रेनुंगा 67 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने 1 सिल्वर जीता था और 2 सिल्वर जीते थे बिंदिया रानी देवी ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में। देखो, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल होती है, करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। नए प्रेसिडेंट का नाम है युंग सुक येओल। चलिए फिर बताइए, मई 2023 में आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर किसे चुना गया? तो आंसर होगा मास्टर कार्ड को। तो अभी आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर बन गया है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने किसको रिप्लेस किया? भारत पे को। अच्छा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी मास्टर कार्ड ये पेटीएम को रिप्लेस करके बीसीसीआई का भी स्पॉन्सर बना था। और मास्टर कार्ड अभी न्यूज में था क्योंकि इसके जो पूर्व सीईओ हैं अजय बंगा, अभी वो वर्ल्ड बैंक के सीईओ बन गए हैं। वैसे अभी वर्तमान में मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? माइकल माइबेक। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। चलिए फिर बताइए, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला सीएमडी कौन बन गई? तो आंसर होगा परमिंदर चोपड़ा। अच्छा, कुछ याद आ रहा है आपको? अभी 1-2 साल पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा रहा है और इस तरह से ये हमारी 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसकी पहली महिला सीएमडी बन गई है परमिंदर चोपड़ा। और आप कह सकते हो ये पहली ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो महारत्न कंपनी बनी थी। अच्छा, परमिंदर चोपड़ा किनका स्थान ले रही हैं? रविंदर सिंह ढिल्लों का। पहले पावर फाइनेंस कंपनी की बात कर लें। स्थापना होती 1986 में, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वैसे इसके बाद एक और महारत्न कंपनी बन गई है 12वें नंबर की, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ दूं, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि अभी 13वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बन गई है, ये आप लोग बताओ। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाया गया? तो आंसर होगा लिंडा याकारिनो को। तो ट्विटर के जो वर्तमान सीईओ हैं एलन मस्क, उनके एक ट्वीट के अनुसार एनबीसी यूनिवर्सल की पूर्व विज्ञापन प्रमुख लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ये जो लिंडा याकारिनो है ये मुख्य रूप से व्यापार संचालन पर ध्यान केंद्रित करेंगी, जबकि एलन मस्क ये उत्पाद डिजाइन और नई तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सीधी सी बात है, ट्विटर के नए सीईओ लिंडा याकारिनो। आपको पता है पिछले साल एलन मस्क ने, अक्टूबर का महीना था, $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया था। ट्विटर जिसकी स्थापना होती है सन 2006 में, इसकी स्थापना की थी जैक डॉर्सी और इवान विलियम ने। इसका मुख्यालय आपको अमेरिका के कैलिफोर्निया में मिलेगा। आप जानते हो डिल्मा यूसेफ, ये ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति, अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी। एरिका गारसेटी भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बने। और क्रेग फुलटन, वैसे तो ये साउथ अफ्रीका से हैं लेकिन अभी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच बने थे। तो ये नाम न्यूज़ में थे, मैंने आपको रिवाइज कराया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में गुची की ग्लोबल एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो आंसर होगा आलिया भट्ट। गुची ये इटली का एक फैशन ब्रांड है और इसने पहली बार
किसी भारतीय को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और वो कौन है? वो आलिया भट्ट है। आपको याद है भी फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हीं को मिला था। कौन सी मूवी के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी। और गंगूबाई काठियावाड़ी इसे इसमें बेस्ट फिल्म भी चुना गया था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजीव धर को। तो अभी राजीव धर को नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। और अगर इसकी बात करें, ये क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसकी स्थापना 2015 में होती है। क्या है ये? तो ये भारत सरकार के द्वारा समर्थित अंतरराष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक निवेश मंच है। और इस संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में पूंजी को प्रेरित करना और संबंधित क्षेत्रों में इसकी विकास आवश्यकताओं का समर्थन करना। बाकी अभी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अजीत कुमार मोहंती। और मोहंती से आपको याद आएगा सिद्धार्थ मोहंती, एलआईसी के चेयरमैन बने। और अनंत माहेश्वरी के चेयरमैन बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट्स नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा संदीप मारवाह ने। आपको पता है मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं, तो इन 8 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स रहे, इन सभी बातों को इस बुक में बताया गया है। तो इस बुक को लिखा है संदीप मारवाह ने। और ये कौन है? ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं। और इन्होंने इस बुक को लिखा है, और इस बुक की पहली प्रति इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को प्रदान की। अच्छा, कुछ और अगर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, तो एक टेनिस प्लेयर हैं जयदीप मुखर्जी। अभी इन्होंने आत्मकथा लिखी है अपनी, उसका नाम है क्रॉस कोर्ट। KM चंद्रशेखर एज गुड एज माई वर्ड नाम से बुक लिखी। और रचना बिष्ट रावत, अभी इन्होंने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नाम से बुक लिखी है बिपिन रावत जी के ऊपर। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा फिरोज वरुण गांधी ने। तो अभी लेखक फिरोज वरुण गांधी ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। इस बुक को इन्होंने 9 भागों में यानी कि 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये बुक भारत की शहरी चुनौतियों पर आधारित है। अच्छा, गांधी से आपको याद आएगा, अभी हमने एक गांधी के बारे में और पढ़ा था। महात्मा गांधी जी के जो पोते थे, अरुण गांधी उनका नाम था, उनका भी निधन हो गया। बाकी कस्तूरी रे, अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके ऊपर बुक लिखी है जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल। और मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से बुक लिखी है इन्होंने। तो ये बुक भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि मातृ मृत्यु यानी कि बच्चे को जन्म देते समय मां की मृत्यु हो जाना, या फिर मृत जन्म यानी कि मरे हुए बच्चे का पैदा होना, और नवजात मृत्यु यानी कि बच्चे ने जन्म तो ले लिया लेकिन जन्म लेने के बाद अगर वो मर जाए। तो विश्व में अगर आप देखोगे जितने भी इस तरह के मामले हैं उनमें से 60% मामले तो केवल 10 देशों में ही आपको मिल जाएंगे, और उनमें भी सबसे ज्यादा मामले आपको भारत में मिलेंगे, ऐसा इसने बताया है। इनके अनुसार 2020-21 के अगर डेटा की बात करें तो ऐसे कितने मामले आए थे विश्व में? तो 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख। और इनमें से भारत में कितने हैं? 0.78 मिलियन यानी कि 7,80,000 मामले। तो इस तरह की रिपोर्ट में टॉप आकर के बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये इन्होंने डेटा जारी किया है तो आपको बताना जरूरी है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के शांति निकेतन को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल में एक सांस्कृतिक स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अभी शामिल करने की सिफारिश की गई है। शामिल नहीं किया, सिफारिश की गई है। और जब भी किसी साइट को, किसी स्थल को इसकी हेरिटेज लिस्ट में, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने की सिफारिश की जाती है ना, तो उन सभी को पहले टेंटेटिव लिस्ट में डाला जाता है।
इसीलिए हमने प्रश्न में लिखा इसकी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, यूनेस्को की जो बैठक होती है, उसकी जो मीटिंग होती है, तो वहां पे चर्चा की जाती है उन सभी स्थलों की, या जो भी उस टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है ना, उन सभी पे चर्चा की जाती है कि हाँ इसे करना है कि नहीं करना। पर पहले याद रखना, उसे या किसी भी स्थल को टेंटेटिव लिस्ट में डालते हैं। शांति निकेतन की अगर थोड़ी सी बात करें तो ये हमारे जो गुरुवर थे रविंद्रनाथ टैगोर जी और उनके जो पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने एक आश्रम के रूप में इसको स्थापित किया था। फिर आगे चल करके 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी जिम्मेदारी संभाली और 1901 में यहाँ पर उन्होंने एक विश्व भारती स्कूल खोला और फिर आगे चल करके यानी कि 1921 में इसे राष्ट्र विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अच्छा, यूनेस्को फिर बताइए अरब लीग में किस देश को 12 साल के बाद फिर से शामिल कर लिया जाएगा? तो आंसर होगा सीरिया को। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये बात है सन 2011 की, जब सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक रूप से कानूनी कार्रवाई के बाद सीरिया को अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था। अरब लीग क्या है? इसे आईपीएल की तरह मत समझना, इंडियन प्रीमियर लीग कर दो कि यहाँ पे भी क्रिकेट होगा क्या। तो देखो, इसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहा जाता है। ये मध्य पूर्वी और उत्तर अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक संगठन है। इसका गठन कब हुआ था? यह स्थापना होती 1945 में। हेडक्वार्टर मुख्यालय आपको मिलेगा काहिरा, मिस्र यानी कि इजिप्ट में। और अब सीरिया इसमें फिर से शामिल हो गया, तो अब इसमें सदस्य देश कितने हो गए? टोटल 22 हो गए। और सीरिया से आपको जरूर याद आ रहा होगा, मन में उठक पटक चल रही होगी कि अभी सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया था उसमें मदद के लिए हमने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन दोस्त उसका नाम है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम नाम से एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को शुरू किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको सिखाने के लिए है ये। उसमें लर्निंग दी जाएगी, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, मैनेजमेंट, इन सब के बारे में उनको सिखाया जाएगा। देखो, सक्षम की फुल फॉर्म क्या हो गई? स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। वैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया हैं। तो ध्यान रखना, ये जो सक्षम नाम से ये सिस्टम है, इसको किसने लॉन्च किया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो आंसर होगा तेलंगाना। देखो, अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो वैसे इसकी शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 2014 को। और अगर अभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत अभी हाल ही में भारत के 50% से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। ODF मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री। मतलब पहले आपको पता है ना, गांव वगैरह में लोग खेतों में सुबह सुबह झाड़ियों में जाते थे सवेरे सवेरे लोटा लेकर के, मतलब खुले में शौच करने जाते थे। पर अब सबके घरों में टॉयलेट्स बन गए हैं, तो इस तरह हम गांव को क्या कहेंगे? ODF फ्री हो गए, यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री। अब वो खुले में शौच करने नहीं जाते। लेकिन ODF प्लस का मतलब क्या हो गया? अगर गांव में ठोस या तरल कचरे का प्रबंधन भी हो जाए, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल, आता है ना सुबह सुबह, तो हम कचरा इधर उधर नहीं फेंकते, उसमें डाल देते हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया एक। तो अगर ये भी हो जाएगा तो उस गांव को हम कहेंगे ODF प्लस। बात समझ में आई? तो हमने देखा कि पूरे भारत में 50% से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किस राज्य के 100% गांव ODF प्लस हो गए हैं? तो बड़े राज्यों में तो तेलंगाना आंसर आएगा और छोटे राज्यों में सिक्किम आंसर आएगा, ये भी ध्यान रखना। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि भारत का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस यानी कि ODF प्लस जिला कौन सा बना था? तो केरल का वायनाड जिला। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित पीबॉडी अवार्ड 2023 जीता? तो आंसर होगा राइटिंग विद फायर। तो राइटिंग विद फायर नाम की ये जो डॉक्यूमेंट्री है, उसने पीबॉडी अवार्ड 2023 जीत लिया है। आपको बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 में भी नॉमिनेट किया गया था। हालांकि इसने कोई खिताब नहीं जीता, पर अभी इसने ये पीबॉडी अवार्ड जीत लिया है। इस डॉक्यूमेंट्री के जो डायरेक्टर की बात करें तो रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये खबर लहरिया पर बेस्ड है, जो भारत में एकमात्र महिला नेतृत्व वाला समाचार पत्र है। और डॉक्यूमेंट्री से आपको याद आएगा द एलिफेंट विस्पर, ये तो जरूर याद रखना आप लोग।
अभी जो ऑस्कर हुए 2023 में 95 नंबर का एडिशन था, उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता। और इसमें इसके डायरेक्टर का नाम भी याद रखना, कार्तिकी गोंजाल्वेस। चलिए फिर बताइए, मई 2023 में कौन सा देश छठवें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ये अपनी कैपिटल ढाका में छठवें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इसकी थीम क्या है? एक लचीला भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मोनलम चेनमो उत्सव ये कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। तो अभी लेह लद्दाख में ये उत्सव मनाया गया। तो विश्व शांति और खुशी के लिए लेह में बौद्ध भिक्षुओं और जो नन होती है उनके द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। 5 दिनों का होता है ये उत्सव।